हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 15 का पार्ट 3 ले रहे हैं। उसमें टॉपिक है दैट इज कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। कैसे बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है वो। अब हमें पता है लॉस कौन करेगा बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी ही करता है, क्योंकि उनकी रेट ऑफ एक्सटेंशन मतलब जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनकी रेट ऑफ एक्सटेंशन के स्पीसीज भी क्या होगी, अर्थ में बढ़ती जाएगी। ओके, उसके वजह से द मतलब मेजर कॉजेस, जो मेन कॉज है उसको हम लोगों ने ऐसा नाम शॉर्ट में दिया हुआ है दैट इज इविल क्वार्टर। फॉरेन नेशनल क्वार्टर वर्ड यूज किया है, जो मेन रिस्पॉन्सिबल करता है ये लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आपको इविल क्वार्टर से भी पूछा जा सकता है। तो बेटा उसमें फर्स्ट आता है क्या है, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उसके वजह से ये क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब हमें पता है कि जो हैबिटेट है, जिनका घर है, ठीक है, ये जो हैबिटेट है उनका जिनका घर है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रहा है। तो मेन कारण वही होगा। यदि सपोज ये जंगल है, ये जंगल को हटा के मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस जंगल में जो पहले लोग रहते थे उनका हैबिटेट क्या हो गया, लॉस हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो उनके वजह से उनको तो होगा ही प्रॉब्लम, वहां से बायोडायवर्सिटी लॉस्ट होना शुरू कर दिया। क्योंकि हैबिटेट लॉस हुआ तो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज भी एक्सटेंड होना शुरू हो गई। तो जनरली अर्थ का 14% अर्थ किसका है, वो लैंड सरफेस से है, ठीक है, जो जिसके अंदर क्या है, सारे फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो गया, 14% में से 6% तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, मतलब रेन फॉरेस्ट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमेजोन फॉरेस्ट है, जो लंग्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं, वो भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सोयाबीन की खेती करनी है, उनको कल्टीवेशन करना है, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट को हटा के किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रासलैंड में कर रहे हैं, ठीक है, ग्रासलैंड में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे भी डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत सारे हैबिटेट का। पोल्यूशन भी क्या कर रहा है, पोल्यूशन भी एक मेन फैक्टर है जो जानलेवा है, जो हैबिटेट को लॉस कर रहा है, जिससे बहुत सारी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो कोई भी हैबिटेट का स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में रहना, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से उसमें उसकी स्मॉलर फ्रेगमेंट करना लार्जर हैबिटेट का, तो उससे क्या होता है, सारे मैमल्स है, बर्ड्स है, जो भी है माइग्रेटरी हैबिट्स, वो साके सब के सब वहां पे बैडली अफेक्टेड होते हैं। उसके वजह से क्या हो जाता है, पॉपुलेशन उनकी पूरी कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड कॉज क्या आता है भाई, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है, किसी का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना, कुछ ज्यादा ही वो लोग दखलंदाजी करते हैं। जैसे कि क्या है, हमें पता है कि ह्यूमंस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन को अपने को जिंदा रखने के लिए फूड भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और घर भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है। पर ह्यूमन को अपने नीड के हिसाब से होना चाहिए। कभी भी जरूरत को लालच में कन्वर्ट मत करो। नीड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द ग्रीड, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेस ही। लोग लाइट बिल सब कुछ क्या करेंगे, लाइट है या वाटर है, टेम्परेचर है, वो सब कुछ कोई ना कोई वो ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे। यदि वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ऑफकोर्स वहां से प्लांट एनिमल की स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट होना शुरू करते हैं। लास्ट 500 ईयर्स में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उसके वजह से स्टीलर्स सी काउ, ठीक है, पैसेंजर पीजन, ये सब याद रखना है बेटा ना, पैसेंजर पीजन, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, लास्ट 500 ईयर्स में एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, ठीक है। जनरली अभी के टाइम पे मैंने ये देखा है कि जो मैराइन फिश है, ठीक है, मैराइन फिशेज आर ओवर हार्वेस्टेड, क्योंकि वो क्या कर रही है, विच इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियल
इंपॉर्टेंट स्पीसीज, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज की कुछ ना कुछ कमर्शियली स्पीसीज भी क्या हो रही है, मैराइन फिश की लुप्त होती जा रही है। तो वो ये क्या हुआ, ओवर एक्सप्लोटेशन हम लोग बोलते हैं। अब थर्ड आता है दैट इज एलियन एंड एक्सोटिक स्पीसीज। एलियन यानी कि बाहर की स्पीसीज को बोलते हैं। कोई बाहर की स्पीसीज किसी के घर पे आ जाती है, हैबिटेट में आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलियन एक्सोटिक स्पीसीज। घुस मारना दैट इज नोन एज द इन्वेशन। ठीक है। अब एलियन स्पीसीज क्या करता है, वो सबसे ज्यादा एक रिस्क होता है एक्सटिंक्शन का। तो एलियन स्पीसीज कहीं पे भी इंट्रोड्यूस्ड होती है, वहां पे वो क्या करती है, जहां वहां की जो इंडिजीनियस स्पीसीज है, इंडिजीनियस यानी जो पहले से वहां पे रहती है, उसको वो क्या कर देती है, अफेक्टेड करती है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नील पर्च, ठीक है, एक शिकारी मछली है, ठीक है, एक नील पर्च करके एक प्रेडेटर फिश है, प्रेडेटर फिश है। वो क्या हो रहा है, वो क्या हुई, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में वो आ चुकी है। ठीक है। अब इस लेक में ऑलरेडी बहुत सारी फिश रहती है, पर इसके आने से यहाँ पे एक फिश रहती थी, सिस्लिड फिश। तो सिस्लिड फिश की 200 स्पीसीज तो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है नील पर्च के आने से। तो हो गया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। वैसे ही ये मैंने एक स्पीसीज का वो बताया, तो ऐसे बहुत सारे वीड्स भी हैं, जैसे पार्थीनियम, सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा बेटा, पार्थीनियम कैरेट ग्रास बोलते हैं, लैंटेना, वाटर हाइसिंथिस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इकोर्नियम। ठीक है। इन सब की आने से एनवायरमेंट भी डैमेज हुआ और वहां की नेटिव स्पीसीज भी जानलेवा में आ चुकी है। ओके। वैसे ही अफ्रीकन, सब ये एग्जांपल याद रखना, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, का लोग इलीगली एक्वाकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वाकल्चर, तुमने अपने घर के अंदर एक गड्ढा खोदा, पानी डाला, 2-3 मछलियां डाल दी, यानी तुम एक्वाकल्चर कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक्वाकल्चर में लोग अफ्रीकन कैटफिश यूज कर रहे थे, उसके वजह से इंडिजीनियस यानी कि जो वहां पे उसी पानी के अंदर जो फिश रहती थी, इंडिजीनियस फिशेस, वो भी क्या होगी, इंडियन रिवर में जाके, इंडियन रिवर में हम लोगों ने देखा, तो जो इंडिजीनियस फिश थी वो भी लुप्त हो रही है बिकॉज ऑफ दिस अफ्रीकन कैटफिश। ओके। अब ये हमारा 4th रीजन आता है, दैट इज को एक्सटिंक्शन। को का मीनिंग है साथ में, एक एक्सटिंक्ट हो रहा है दूसरा, जैसे कंपटीशन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है। तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो ऑफकोर्स उससे अटैच्ड दूसरी स्पीसीज है, वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होने ही वाली है, वो भी एक्सटिंक्ट होगी। एग्जाम्पल है कि कुछ स्पीसीज फिश की एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसके साथ जो पैरासाइट है या दूसरी जो छोटी छोटी फिश है वो भी एक्सटिंक्ट होगी। ठीक है। तो वैसे ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जैसे कि प्लांट पॉलिनेटर है, प्लांट पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, बी है, टर्माइट्स है, ये सारे पॉलिनेशन। यदि इंसेक्ट्स, बी और टर्माइट्स ही नहीं होंगे तो पॉलिनेशन होगा नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट हो रहे तो प्लांट भी अपनी पॉलिनेशन नहीं करेगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होना शुरू कर देंगे बेटा, है ना। सही बात है। तो वैसी कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ये लिखना है। फर्स्ट रीजन है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। सेकेंड आता है दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेशन and fourth is co-extinction. ओके, क्लियर बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो खत्म हो रही है इन कारणों से, अब भाई खत्म तो होने नहीं देना, कंजर्व तो करना ही है हमें। ठीक है, इनको कंजर्व करना ही है। तो क्या रीजन है कि हम उनको कंजर्व करें, क्यों उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है, जाने दो जो जैसा जा रहा है करने दो। रीजंस क्या है वो हमें देखना है। सबसे जो मेन रीजंस, जो भी रीजंस आते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया। ठीक है। पहला एक रीजन है दैट इज हम लोग पढ़ते हैं नैरोली
यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है बेटा कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है, क्यों करने के लिए हमारा ये फर्स्ट 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन है, अब नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में ये बताया था ह्यूमन है, ओके, उनको अपना ह्यूमन को अपना बेनिफिट तो चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंट से। तो ह्यूमन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो अपने नेचर से लेते हैं। कैसे लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, सीरियल, पल्सेस एंड फ्रूट्स। उनको भाई फायर वुड करने के लिए भी, फायर वुड, फाइबर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी चाहिए उनको, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डाई है, ऐसा सब कुछ, परफ्यूम है वो बनाना है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए भी ह्यूमंस को जरूरत है, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, ओके। सेकेंड है कि उसमें से जनरली 25% ऑफ ड्रग आजकल जो मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, वो हम लोगों को कहां से मिलता है? प्लांट्स में से ही मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे करीबन 25,000 प्लांट की स्पीसीज है जो हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बायोडायवर्सिटी बहुत जो डेवलपिंग रिच कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है क्योंकि उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग एक बायो प्रोस्पेक्टिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। इट मीन्स दैट मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डायवर्सिटी में ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करता है। तो ये 3 रीजन के वजह से मुझे बायोडायवर्सिटी की जरूरत है और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। अब आता है सेकेंड रीजन है, दैट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, सेकेंड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हमें पता है कि भाई नेचर से मुझे क्या मिलता है? भाई ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले कौन है? अमेजोन फॉरेस्ट, सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ प्लैनेट है, वो क्या करता है? करीबन 20% टोटल ऑक्सीजन अर्थ का 20 अर्थ में सबसे प्रोड्यूस कौन करता है? ये अमेजोन। तो भाई इनका होना जरूरी है। पॉलिनेशन करवाना भी है फ्लावर का, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, क्योंकि उससे फ्रूट नहीं होगा, सीड डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो उसके वजह से ये सारा होता है, तो हमें पॉलिनेशन करवाना है तो वहां पे बीज है, बम्बल बीज है, बर्ड्स है, इन सब की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये भी बायोडायवर्सिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल ऑफ फ्लड का कंट्रोल होगा और सॉइल इरोजन नहीं होगा। कब? जब बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे होंगे, फॉरेस्ट होगा, तो ये कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हम लोगों को आजू बाजू एनवायरनमेंट में कितना अच्छा देखने को मिलता है, नेचर को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमें वहां पे से घूमना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर देखना अच्छे को लगते हैं। तो हमारे प्लेजर है वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम, वॉकिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट, लिसनिंग टू बुलबुल सॉन्ग, ये हमारे बहुत ही एक एस्थेटिक प्लेजर है। तो उसके वजह से भी हम लोगों को बायोडायवर्सिटी को हमें कंजर्व करना पड़ता है। 4 रीजंस है, ठीक है। अब थर्ड इसका मेन रीजन आता है, दैट इज दी इथिकल आर्ग्यूमेंट। इथिकल आर्ग्यूमेंट का मीनिंग है कि भाई लोग कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनकी खुद की ड्यूटी भी होती है कि भाई हमें कैसे बायोलॉजिकल को वे को हमें यो कंजर्व करना है जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि तुलसी है, पीपल है, वो रिलीजियस होते हैं, तो उनका बहुत बरसों तक वो वैसा का वैसा ही होता है। तो इथिकल आर्ग्यूमेंट में भी हम लोग ये क्या करते हैं, कि बरसों से बनियान ट्री है या पीपल ट्री है, उनको वैसा का वैसा रखा जाता है। तो बायोडायवर्सिटी में भी वो बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आप लोग प्लीज लिंक को शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।